हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 13th लेक्चर है, जिसमें हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ डिग्निटी से जीने के लिए कुछ बेसिक राइट्स चाहिए, और वही राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर क्या याद रखोगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर है? पार्ट 3 के अंदर है। हमने ऑलरेडी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग चीजों को डिस्कस किया गया है, हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग चीजें रखी गई है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको पढ़ाई थी। तो पहला पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या याद रखोगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दर्ज है। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का ही जिक्र करते हैं। हर एक आर्टिकल का यहां पर अपना अपना अलग अलग मतलब है। तो आगे जाके हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम अलग अलग आर्टिकल्स को अच्छे से समझेंगे, और कैसे इन आर्टिकल्स को आप शॉर्टकट ट्रिक से भी याद रख सकते हो वो भी सीखेंगे। लेकिन हर एक आर्टिकल बता क्या रहा है उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको लाया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीज भी मैंने ऑलरेडी आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ाई थी। ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको लाया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस नाम से इनको जाना जाता है? फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि तीसरी चीज आप ये याद रखोगे, फंडामेंटल राइट्स को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये क्यों कहा जाता है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि मैग्ना कार्टा इसको क्यों कहा जाता है। सिटीजन्स को उनके राइट्स देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने साल 1215 में की थी। क्या मैंने बताया? सिटीजन्स को उनके राइट्स देने की शुरुआत इंग्लैंड के एक राजा किंग जॉन ने साल 1215 में की थी। उन्होंने सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स दिए जिससे मैग्ना कार्टा कहा गया, और हमें ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मिलते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वो कौन से बादशाह थे, कहां के बादशाह थे, जिसने सबसे पहले अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। एंड वहां पर उन फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा उनको कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये है जस्टिसेबल। हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये है जस्टिसेबल। यानी कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हो अपना इंसाफ मांगने के लिए। तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं जस्टिसेबल।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, यानी कि ये हमें बचाता है किसी जाबराना रूल से, ये प्रमोट करता है लिबर्टी को, फ्रीडम को, और ये रोक लगाता है लेजिस्लेचर पर कि वह अपनी मनमानी से कोई कानून नहीं बना सकते हैं, और साथ ही साथ ये रोक लगाता है एग्जीक्यूटिव पर भी, अगर वो किसी पर कोई जुल्म करते होंगे उन सारी की सारी चीजों पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये उन पर रोक लगाता है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी 2-4 बार मैंने पिछली वीडियोस के अंदर समझाया था। आई होप कि अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी तो आपको खुद ब खुद दिमाग में आ रहा होगा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। उसके बाद देखेंगे हम यहां पर नेक्स्ट चीज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखोगे। क्या यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिख के है, ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया उस टाइम इसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। क्यों यहां पर कहा गया कि ओरिजिनली उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स थे, क्योंकि आगे जाके एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट को डिलीट किया जाता है। अब आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। आगे जाके यहां पर हम इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। सबसे पहला फंडामेंटल राइट कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, पहला है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल्स है ये इक्वलिटी की ही बात करते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, हर एक के बारे में हमें आगे जाके पढ़ना है। यहां पर खाली हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स है और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है, और आगे जाके हम हर एक आर्टिकल को अलग अलग से समझेंगे। एंड दूसरा क्या यहां पर है, राइट टू फ्रीडम, और 19 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 22 तक जितने भी आर्टिकल्स है ये फ्रीडम की ही बात करते हैं। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब का मतलब भी हम आगे जाके समझेंगे, जैसे इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 एंड 24 इसकी बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था, यहां पर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जितने भी आर्टिकल्स है सारे के सारे आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 इसकी बात करता है। एंड ये जो आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसी को इस फंडामेंटल राइट के अंदर डिलीट किया गया है, और आगे जाके हम देखेंगे कि अब ये आर्टिकल कहां पे मौजूद है। इसको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रिमूव नहीं किया गया है, इसको खाली फंडामेंटल राइट से निकाला गया है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसको कहां पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 32 इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहा है। आई होप कि ये आपने याद रखे होंगे, आपको बार बार इनको रिवाइज करना है ताकि आपको ये सारे के सारे राइट्स याद हो जाएंगे। यहां पर भी इन राइट्स को याद रखने के लिए मैंने छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक यूज की है, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता था इनको याद रखने के लिए। तो यहां पर वो ट्रिक आप देख सकते हो कि आई होप कि इसकी मदद से आप और आराम से इसको याद रख सकते हो। क्या है, EFERCR, मतलब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्या है, EFERCR, EFERCR की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर आपको इन चीजों की मदद से क्या याद रहेगा, EFERCR। E का मतलब है राइट टू इक्वालिटी, F का मतलब है राइट टू फ्रीडम, E का मतलब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, R का मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, C का मतलब है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, R का मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई होप कि इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप इनको आराम से याद रख पाओगे। मैं इसी तरीके को यूज करता था इन 6 के 6 राइट्स को याद रखने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे इसी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी तक हम बार बार एक अमेंडमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में। 2 साल के बाद ही एक और अमेंडमेंट, एक और बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया जाता है 1978 के अंदर,
और वो कौन सा बदलाव था? 44th वाला अमेंड था वो। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इस राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया जाता है एंड इसको बनाया गया है एक लीगल राइट। एंड इसको कहां पे रखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के आर्टिकल 300A के अंदर इस राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया है। यहां से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो बताया जाएगा बताओ कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको डिलीट किया गया है, या तो बताया जाएगा किस अमेंडमेंट एक्ट की मदद से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, या तो बताया जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी को किस पार्ट के अंदर रखा गया है, या तो बताया जाएगा कि अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर याद रखोगे इस राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की यहां पर कुछ खासियतें हैं, कुछ खूबियां हैं। क्या क्या है? आज हम एक दो खूबियों के बारे में पढ़ेंगे और कल की वीडियो के अंदर हम और खूबियों के बारे में पढ़ेंगे और कल ही हम आर्टिकल्स की भी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे पहली खूबी, some of them are available only to the citizens, others are available to all the persons। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि खाली इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, वो किसी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी अवेलेबल है, साथ ही साथ जो बंदा दूसरे कंट्री से हिंदुस्तान के अंदर आया होगा उसके लिए भी वो अवेलेबल है। जब उन आर्टिकल्स के अंदर हम जाएंगे हर एक आर्टिकल के बारे में हम बताएंगे। ये जो आर्टिकल 14 है क्या ये सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है या दुनिया के हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है जो कि हिंदुस्तान के अंदर रह रहे होंगे। तो यहां पर उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है एलियंस के लिए। एलियन का मतलब नहीं है कि वो एलियंस, एलियन का मतलब है कि अगर कोई इंसान दूसरी कंट्री से हिंदुस्तान के अंदर आया है और वो यहां पर कोई काम करता है, रहता है, तो उसको एलियन कहा जाता है। आगे जाके हम बार बार इसी एलियन टर्म को यूज करेंगे। एलियन टर्म का मतलब ही जैसे आ जाएगा आगे जाके तो आप समझ लेना कि ये कोई फॉरेनर है जो कि हिंदुस्तान के अंदर आया होगा। तो यहां पर पहला ही फीचर क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि खाली हिंदुस्तान के लोगों को ही दिए गए हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी है, साथ ही साथ जो बाहर से आए होंगे उनके लिए भी है। उसके बाद दूसरा फीचर है फंडामेंटल राइट्स का, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है जो कि कोर्ट्स डिसाइड करती है। इसका मतलब नहीं है कि आपको जो दिल करेगा वो कर दोगे, वो बोल दोगे। आगे जाके जैसे ही हम आर्टिकल्स की शुरुआत करेंगे आपको ये नॉट एब्सोल्यूट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो राइट्स दिए गए हैं इसका मतलब नहीं है कि आप कहोगे कि मुझे ये मिले हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, मुझे बोलने की आजादी मिली है तो मैं किसी को गालियां भी मारूंगा। तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जो आजादी दी गई है आप अपनी मनमानी से कुछ भी बताते जाओगे, नहीं, उस पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है। तो यही मतलब बनता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। तो कुछ फीचर्स हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप कि फंडामेंटल राइट्स का बेसिक आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज में करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या आप याद रखोगे। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर रखे गए हैं। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लाया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पर इनको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? पार्ट 3 को ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन हमने ऑलरेडी पहले देखा है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसेबल है, ये भी याद रखोगे। फंडामेंटल राइट्स किस चीज को प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? पहले थे 7 लेकिन अभी 6, एक डिलीट किया गया है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट मिला है? EF, ER, CR। E का मतलब है राइट टू इक्वलिटी, F का मतलब है राइट टू फ्रीडम,
फ्रीडम, ई का मतलब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर का मतलब है कि राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी का मतलब है कल्चरल इन एजुकेशनल राइट्स, आर का मतलब है राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये याद रखोगे आर्टिकल 31 को किस अमेंडमेंट की मदद से रिमूव किया गया है फंडामेंटल राइट्स में से, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की मदद से। और अब इसको किस पार्ट के अंदर रखा गया है, पार्ट 12 के अंदर रखा गया है। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। तो उसके बाद क्या हमने पढ़ा, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या मैंने पहला पॉइंट बताया, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे है जो कि खाली हिंदुस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए अवेलेबल है और एलियंस के लिए भी अवेलेबल है। एलियन का मतलब क्या है वो भी आपने समझा होगा। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताई, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। तो आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आई होगी। 2 मिनट में मैंने इसका रिविजन किया, तो आगे जाके जैसे ही आप इसको बार बार पढ़ोगे ये सारी की सारी चीजें आपके जहन में रह जाएगी, बैठ जाएगी आपके जहन में। जितनी आप मेहनत करोगे, रिवीजन करोगे, उतनी ही आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बताओगे एक ही बार पढ़ने से सारी चीजें जहन में रह जाएगी, नहीं। तब तक आप किसी भी टॉपिक को छोड़ा मत करो जब तक ना आपको लगेगा कि ये अब मेरे जहन में बैठ चुका है। कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में आए तो मैं आराम से उस क्वेश्चन को कर सकूंगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।